बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी डायन बाई M.A. राहत, एपिसोड नंबर 6। तिवाड़ी लाल ने विक्रम खन्ना को बता दिया कि काम हो गया है, लेकिन जो खाया जाए वो ठंडा करके खाया जाए, इसी में आसानी है। विक्रम खन्ना भी कुर्बो जवार के हालात से मोहतात था, चुनाचे उसने भी मुतमईन होकर गर्दन हिला दी और कहा कि अभी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। गोरे नायाब मुट्ठी में आ गया है, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है। चुनाचे रत्ना अब यहाँ इस हवेली में मुकीम हो गई। एक सुबह जब वो जागी तो श्रद्धा मौजूद नहीं थी। श्रद्धावती क्या चीज़ थी, उसका माजी क्या था, रत्ना को मालूम नहीं था। लेकिन कुछ रत्ना ने भी कभी श्रद्धा का माजी तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। ये सब कुछ उसकी फितरत में नहीं था। बस 2 वक्त की रोटी, साफ़ सुथरा कपड़ा। हाँ, खून की तलब फितरत का एक हिस्सा थी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होती थी। बस एक बार वजूद में इंसानी खून उतर जाए तो काफ़ी अरसा चल जाता था। 2 दिन गुजर गए, श्रद्धा भी वापस नहीं आई थी। मुलाजमीन उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लाते थे। एक दिन वो अपने क्वार्टर के दरवाजे के पास आई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांका। एक खूबसूरत लड़की सामने से गुजर रही थी। रत्ना ने उसे आवाज़ दी और लड़की रुक गई। रत्ना ने उसे करीब आने का इशारा किया। लड़की अपनी जगह हैरान रह गई थी। तब रत्ना हंसकर बोली, अरे वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इंसान हूँ, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। लड़की आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई। फिर उसने फटी फटी निगाहों से रत्ना को देखा। फिर उसने कहा, भगवान की सौगंध, राजा इंद्र के अखाड़े की बात ही सुनी थी। कोई अप्सरा ऊपर से नीचे आ पड़ेगी और इस घर में आ जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। क्या तुम महाराज तिवाड़ी लाल की रिश्तेदार हो? हाँ, वो मेरे मामा जी लगते हैं, रत्ना ने कहा और हंस पड़ी। लेकिन लड़की के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो गहरी निगाहों से रत्ना को देख रही थी। फिर उसने कहा, एक बात बताओगी? तुम अंदर तो आओ, बैठो मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। अकेली रहती हो यहाँ? नहीं, नानी जी भी रहती हैं, कहीं चली गई हैं वो। तिवाड़ी लाल के बारे में तो बताओ कि उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने कहा ना, मामा जी हैं, सगे हूँ। वाह राम, एक बात कहूँ तुमसे, क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। रत्ना, तुम गलत जगह आ गई हो। क्या मतलब? हमारे महाराज बड़े नज़रबाज हैं और मगर अपने मामा जी से ये बात मत कह देना, नहीं तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। तुम चिंता मत करो, बताओ तो सही क्या बात है। महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बस यूँ समझ लो कि इस पूरी हवेली में तुम्हारे जैसी सुंदर एक भी नहीं। अगर उन्होंने देख लिया तो दीवाने हो जाएंगे और फिर तुझे उनकी दासी बनना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे तो। हाय राम, फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊँ तुझे? नानी जी कब आएंगी तेरी? पता नहीं। वैसे तुम कौन हो? नौकरी करती हूँ यहाँ, हवेली के बहुत से काम करती हूँ। मगर तुम जो बात कह रही हो वो तो बड़ी खौफनाक है। ये बताओ, विक्रम खन्ना महाराज कहाँ होते हैं? मैं तो उनके सामने भी नहीं जाऊंगी कभी। बस ज़रा एहतियात रखना, और क्या बताऊं तुझे? तुमने तो मुझे डरा दिया है। डरने की बात नहीं, बस तू इतनी सुंदर है कि लगता है चंद्रमा धरती पर उतर आया है। तूने नाम नहीं बताया अपना। कामिनी नाम है मेरा। कामिनी, मेरी सहेली बन जाओ, मैं बड़ा अकेला महसूस करती हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी। कामनी बाहर निकल गई और उसके बाद कामनी उससे दिन में कई बार मिली। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनके बीच। विक्रम खन्ना अपनी कुछ ऐसी मसरूफियात में मुब्तला हो गया था कि अभी तक उसने रत्ना पर तवज्जो नहीं दी थी। उधर कामनी रत्ना से बहुत बेतकल्लुफ़ हो गई थी। एक दिन कामनी ने रत्ना से कहा, रत्ना, तेरी नानी जी तो ऐसे गायब हो गईं जैसे गधे के सर से सींग। वैसे एक बात है, अगर महाराज विक्रम खन्ना तुझे मिल जाएं और तू उन्हें अपने जाल में फांस ले तो तू रानी बन सकती है इस राजमहल की। तब ये सारी हवेली तेरे कब्ज़े में होगी। विक्रम खन्ना महाराज तुझे रानी बनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह 6 बजे खन्ना महाराज पिछले बाग में सैर को आते हैं। उस समय किसी और को बाग में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं भी बाद में जाती हूँ। अगर तू बाग के किसी कोने में छुप जाए और वो तुझे देख लें तो समझ ले काम बन सकता है। तू मुझे वहाँ पहुँचा देगी कामनी? क्यों नहीं, तेरी सहेली जो ठहरी। मगर मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं।
तो क्या फ़र्क पड़ता है, तू हाँ कह दे, मैं सब कुछ कर लूँगी। तकदीर कुछ नई कहानियाँ तरतीब दे रही थी। हंसीराज ने एक घराने को तबाह किया था। वो अपने बेटे से महरूम हो गया था। रत्ना जूं की तूं थी। बुराई करने वाले रास्ते से हट रहे थे। फिर श्रद्धा मिली थी। श्रद्धा क्या थी ये तो वो जानती थी। उसने सिर्फ एक बात कही थी कि 6 घरानों से इंतकाम लेना है, और इस इंतकाम के लिए उसने रत्ना को अपना आलाकार बनाया था। मगर ये नहीं मालूम था कि रत्ना क्या चीज़ है और आगे क्या होने वाला है। बहरहाल कामिनी उसके लिए अच्छे रास्तों का इंतखाब कर रही थी। चुनाचे सबसे पहले कामिनी ने वो खूबसूरत लिबास तैयार करवाया था, जो था तो मामूली से कपड़े का, लेकिन रत्ना के जिस्म पर जाकर न जाने क्या से क्या बन गया था। कामिनी ने यह लिबास पहने रत्ना को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, भगवान की सौगंध, अगर मैं मर्द होती तो तुझ पर अपना जीवन वार देती, चाहे खन्ना महाराज मेरी गर्दन ही क्यों ना कटवा देते, लेकिन तेरे लिए ज़रूर जीवन दे देती। चल हट, तू मेरी सुखी है, ऐसी बात क्यों करती है। बहरहाल अब तुझे जाना है, होशियार रहना, बस ये समझ ले तेरा काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह रत्ना तैयार हुई और उसके बाद वो अकब की जानब चल पड़ी। उसने वहाँ विक्रम खन्ना को देखा और छुपकर खड़ी हो गई। ये अंदाज़ा तो उसे पहले ही हो चुका था कि विक्रम खन्ना वही शख्स था जिसने उससे मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ फिर उसने अदाकारी की और चौंक कर बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए। विक्रम खन्ना भी उसे देखकर पहले ही दंग रह गया था। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते। भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, जानती हो ये कौन सी जगह है जहाँ विक्रम खन्ना महाराज रहते हैं। अगर रहते भी हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। देखो तुम भाग जाओ, विक्रम खन्ना बहुत बड़े आदमी हैं, जान से मरवा देंगे तुम्हें। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए जान भी चली जाए तो कम है, विक्रम खन्ना ने कहा। तुम्हें जान की भी परवाह नहीं है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। देखो निकल जाओ, अच्छा नहीं होगा वरना। बस ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चले जाते हैं। ये बताओ दोबारा कब मिलोगी हमें। कभी नहीं, समझे, कभी नहीं। वजह बाद में बताऊंगी। और फिर वो वापसी के लिए चल पड़ी। विक्रम खन्ना दिल पर हाथ रखे रह गया। दूसरे ही दिन उसने तिवाड़ी लाल से कहा, तिवाड़ी लाल, वक्त गुजर रहा है और अभी तक हमें रत्ना हासिल नहीं हुई, क्या कर रहे हो तुम। महाराज आप तो खुद मसरूफ़ थे, वरना अब तक कभी का उसे आपके पास पहुंचा दिया होता। तुम उसे तैयार करके आज हमारे पास ले आओ, विक्रम खन्ना ने कहा और तिवाड़ी लाल ने वादा कर लिया। फिर उस रात श्रद्धा रत्ना के पास पहुंच गई। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो बोली, रत्ना तेरा काम बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। अब तू विक्रम खन्ना के पास जा रही है। तूने बड़ी चालाकी से उस पर कब्ज़ा जमा लिया है, लेकिन तू फिर भी होशियार रहना। मगर नानी जी आप कहाँ रह जाती हैं। तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ। यहाँ के हालात का जायज़ा ले रही हूँ। ये देख रही हूँ कि कौन कौन तेरे रास्ते में आ सकता है। बस तू ये समझ ले कि आने वाला वक्त तेरे लिए बड़ी हैसियत का हामिल है। मैं बता चुकी हूँ तुझे कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहती थी वो मैं हासिल नहीं कर सकी। फिर मैंने अपने आप को तेरे रूप में डाल लिया है और अब रत्ना नहीं श्रद्धावती है, और श्रद्धावती नहीं है, अब रत्ना है। जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ तेरे रूप में हासिल कर रही हूँ। बड़े लंबे चौड़े काम हैं मेरे, लेकिन तुझे आहिस्ता आहिस्ता ही सारी बातों का इल्म होगा। तू वापस आएगी तो मैं तुझे एक तोहफ़ा पेश करूँगी। कैसा तोहफ़ा नानी जी। बस तू ये समझ ले कि जिस तरह तू अपने रंगो रूप की हिफाजत करती है मैं भी ऐसा ही करूँगी। फिर तिवाड़ी लाल ने अपना काम शुरू कर दिया। रत्ना से शायद उसे बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। श्रद्धा इस मसले पर खुद सारे काम कर रही थी। फिर तिवाड़ी लाल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या बताएं रत्ना, अगर तू महाराज को पसंद ना होती तो भगवान की सौगंध हम तुझे अपने दिल की रानी बना लेते, पर जिसकी तकदीर में जो हो वही मिलता है। चंद औरतों ने रत्ना का श्रृंगार किया। उन्होंने रत्ना के बाल बाल में मोती परोए। उसके बांकपन में मज़ीद इजाफा हो गया। हसीन रंग की साड़ी फूलों के गजरे कलाइयों पर सजाए गए। बलाशुबा इस वक्त वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा ही मालूम होती थी। इंसानी आंखों ने ऐसा हुस्न कहाँ देखा था। बेचारी ने कहाँ से आगाज़ किया था, किस तरह उसकी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त आया था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन अब वो खुद श्रद्धावती की तरबियत में इस कदर तेज़ और चालाक हो चुकी थी कि इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। तिवाड़ी लाल ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। गालबन वो अपने जहन में शैतान को जागने नहीं देना चाहता था। अलबत्ता एक खूबसूरत रथ में रास्ता तय करते हुए उसने कहा,
भगवान की सौगंध, तुझे देखकर महाराज से गद्दारी करने को जी चाहता है, पर क्या करें, हम हिम्मत नहीं कर सकते। फिर वो एक जगह पहुंच गए। विक्रम खन्ना ने अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए बड़े ज़बरदस्त इंतजामात कर रखे थे। महल के ऊपरी हिस्से के पुरस्कार दरवाजे से दाखिल होने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। एक लंबी सुरंग थी जो पेश दर पेश लंबी चली गई। इस दौरान रत्ना ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। वो खामोशी से मशीनी अंदाज में चल रही थी। ये सुरंग सीढ़ियों पर जाकर ख़त्म हो गई और उसके बाद जब वो सामने पहुंची तो उसे एक बहुत बड़ा कमरा नज़र आया। कमरा क्या था? एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे दुनिया भर की आसाइशों से आरास्ता कर दिया गया था। संगमरमर के बरहाना मुजस्मे, इसके अलावा सोने का एक पलंग जो खूबसूरत पर्दों से आरास्ता था। तेवाड़ी लाल ने कहा, अगर खन्ना महाराज तुझसे खुश हो गए तो फिर समझ ले कि ये धरती तेरे लिए स्वर्ग बन जाएगी। क्या करें, बस क्या किया जाए। तेवाड़ी लाल के लहजे में बड़ी हसरत थी। लग रहा था जैसे वो सख्त महरूमी महसूस कर रहा हो। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला गया और रत्ना यहाँ तनहा रह गई और अब उसे विक्रम सिंह की आमद का इंतज़ार था। वो हर तरह की चालाकियों से आरास्ता थी। श्रद्धावती ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और बता दिया था कि ज़िंदगी क्या होती है। ज़रा सी लग्जस, ज़रा सी कमज़ोरी इंसान को न जाने क्या से क्या बना देती है और वो कभी अपनी सही कीमत वसूल नहीं कर पाता। और अगर थोड़ी सी अकल से काम लिया जाए तो यही ज़िंदगी उसके लिए जन्नत बन जाती है। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। रत्ना, जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे कि मासूम बच्चे माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं और उसके बाद वक्त और हालात उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बना देते हैं। पता नहीं बेचारी रत्ना के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था। वो तो मासूमियत की आगोश में परवान चढ़ी थी और मासूम रास्ते से ही उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। ये हंसीराज था, शैतान हंसीराज, जिसने अपनी हवस की खातर न सिर्फ मासूम ख़ानदान को तबाह कर दिया था बल्कि दुनिया के लिए एक ऐसे शैतान को जन्म दिया था जो आगे चलकर न जाने कैसे कैसे गज़ब ढाने वाला था और आने वाले वक्त में न जाने उसके हाथों क्या क्या खौफनाक काम सरंजाम होने थे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद विक्रम खन्ना अंदर दाखिल हुआ। रत्ना सारे हथियारों से लेस मौजूद थी। वो जितनी हसीन लग रही थी उसे देखकर बड़े बड़े अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकते थे। वो खूबसूरत मसहरी के एक गोशे पर बैठी हुई दरवाजे की जानब देख रही थी। विक्रम खन्ना अंदर दाखिल हुआ तो वो चौंक पड़ी। कौन? हाँ, हमें देखकर तुम्हें हैरत क्यों हुई है? तुम बार बार क्यों मेरे सामने आ जाते हो? मैं पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आ गए? हमें पता नहीं कि ये हमारे खन्ना महाराज की हवेली है। वो तो पता है हमें। खन्ना महाराज आ गए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। पहले भी तुम झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम कोई और आदमी हो, विक्रम खन्ना महाराज के रूप में यहाँ आ जाते हो। चलो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन एक बात बताओ, अगर महाराज खन्ना यहाँ आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वो कहा ना तुम्हें जान से मरवा देंगे। तुम्हारे लिए अगर जान भी चली जाए तो क्या हर्ज है? तुम नहीं जाओगे? नहीं। तुम्हें अपने जीवन की भी फिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने महाराज से प्रेम है क्या? महाराज? इतना ही रत्ना के मुंह से सिसकी सी निकल गई। वो आहिस्ता से बोली, मेरे सपने बिखर गए हैं महाराज, वो नहीं निकले जो मैं समझती थी। आंसू रत्ना के शफाफ रुखसारों पर लुढ़कने लगे और विक्रम सिंह तड़प गए। उन्होंने बेताबी से कहा, क्या कर दिया महाराज ने? उन्होंने मेरी तौहीन की है। उन्होंने मुझे एक घटिया किस्म की तवाइफ बना डाला। मगर कैसे? मेरे महाराज अगर मुझे इशारा करते तो मैं अपना जीवन उनके चरणों में निसार कर देती, लेकिन उन्होंने मुझे एक मामूली लड़की की तरह अपनी हवेली में बुलवा लिया है और उनकी निगाहों में मैं सिर्फ एक नौजवान लड़की हूँ। वो मुझे कोई दर्जा नहीं देना चाहते। वो सिसकियाँ लेती हुई बोली और विक्रम खन्ना के चेहरे पर अजीब सी परेशानी नज़र आई। और मैं कह देती हूँ कि खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन महाराज को ये बता दूँगी कि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं तो उन्हें देखे बिना उनसे प्रेम करने लगी हूँ। बताओ, क्या वो मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते थे? क्या वो मुझे यहाँ इज़्ज़तदार औरतों की तरह नहीं ला सकते थे? बताओ, क्या उनकी प्रेमिका मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं? बताओ मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं। वाकई उन्होंने बुरा किया है कि तुम्हें रुलाया। तुम जाओ यहाँ से। बस मैं ये कहकर विक्रम खन्ना वापसी के लिए चल पड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रत्ना ने दांतों में ज़ुबान लेकर आंखें खींची और मुस्कुराने लगी।
वो जानती थी कि उसके तमाम तीर निशाने पर लगे हैं और वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। बहरहाल ये उसकी पहली कामयाबी थी। बहुत देर के बाद वो वहाँ से वापस निकली। जाहिर है कि विक्रम खन्ना आकर जा चुका था और अपने आप को जाहिर करने के बावजूद रत्ना के सामने जाहिर नहीं कर सका था। रत्ना जब अपनी आरामगाह में पहुंची तो श्रद्धावती उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बिस्तर पर दराज थी। रत्ना को देखकर उसके होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। रत्ना थकी थकी सी उसके पास जा बैठी और श्रद्धावती मोहब्बत भरी निगाहों से उसका जायज़ा लेती रही। फिर उसने कहा, दिल चाहे तो अपने कपड़े तब्दील कर लो रत्ना, तुम थक गई होगी। ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा नानी जी। रत्ना, इतनी बेवकूफ़ी करना अच्छी बात नहीं। खेल में मुश्किल क्या है, ये बताओ कि कौन सी मुश्किल है तुम्हें। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। बेवकूफ़ लड़की, अगर तेरी अकल ने तेरा साथ छोड़ दिया है तो दूसरी बात है, वरना जितना मैंने तुझे सिखाया पढ़ाया, जो कुछ तुझे मालूम हो चुका है, उसके बाद ये सवाल मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस है। तुझे अंदाज़ा हो गया है कि जागीरदार विक्रम खन्ना किस हैसियत का मालिक है और किस तरह वो तुझे अपने राजमहल की रानी बनाकर रख सकता है। क्या तू ये नहीं चाहती कि उस राजमहल में सिर्फ तेरा ही राज हो और रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके दूर हो जाएं? रास्ते के पत्थर? हाँ, कौन से पत्थरों की बात कर रही हो नानी जी? बाद में तुझे तेरे रास्ते बताएंगे। तुझे भी उन पत्थरों से खेलने में लुत्फ़ आएगा और मेरा भी काम पूरा होगा। तुम्हारा काम? हाँ, मैं कह चुकी हूँ ना कि 6 कुंभों से मुझे बदला लेना है। ये 6 कुंभे मेरे दुश्मनों के कुंभे हैं और ये वो कुंभे हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। रत्ना पुरख्याल अंदाज में श्रद्धावती को देखने लगी, फिर एकदम चौंक कर बोली, तुमने ये नहीं पूछा नानी जी कि विक्रम खन्ना से मेरी मुलाकात कैसी रही? जवाब में श्रद्धावती के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मुझे मालूम है। हैं? मालूम है तुझे? हाँ, क्या मालूम है? रत्ना ने पूछा। श्रद्धा बोली, अभी जल्दी ना कर, ठंडा करके खाना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सी बातें तुझे मेरे बारे में मालूम हैं और बहुत सी नहीं मालूम। जो बातें नहीं मालूम उन्हें मालूम करने के लिए जल्दी ना कर, आने वाला वक्त तुझे सब कुछ बता देगा। चलो ठीक है, मुझे खुद भी जल्दी नहीं है नानी जी, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। रत्ना कपड़े बदलने के लिए चली गई। यहाँ उन्हें जो रिहाइशगाह दी गई थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी, काफ़ी वुसअतों में फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो श्रद्धावती वहाँ मौजूद नहीं थी। रत्ना ने उसे चारों तरफ आवाज़ें दी, लेकिन श्रद्धा का कहीं पता नहीं था। कुछ लम्हों के बाद कामनी अंदर दाखिल हो गई और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, नानी जी कहाँ चली गईं? मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं कपड़े बदलने गई थी, बाहर आई तो नानी मौजूद नहीं थी। अरे देख, कहीं गुसलखाने में ना हो, कामनी बोली और खुद ही गुसलखाने की तरफ बढ़ गई। लेकिन श्रद्धा का गुसलखाने में पता था, ना ही उसकी रिहाइशगाह के किसी और हिस्से में। कामिनी ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, हाय राम, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें देखा था। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है, मैं दरवाजे से गई भी नहीं, वो कहाँ चली गई एकदम? पता नहीं, रत्ना भी किसी हैरत भरे अंदाज में बोली। काफ़ी देर तक वो दोनों हैरत ज़दा रहीं। फिर कामिनी ने कहा, रत्ना, खन्ना जी से मुलाकात हुई तेरी? तू ये बता कामिनी कि तू कब से खड़ी है? रत्ना, माफ़ करना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। तेरी और नानी जी की बातें सुन ली थी मैंने, इसमें कोई शक नहीं कि बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी नानी जी, तेरी रानी बनने की और किसी के बदले की। रत्ना, तूने खुद मुझे कहा है कि मैं तेरी दासी तो हूँ, लेकिन तेरी अच्छी दोस्त भी हूँ। मुझे बताएगी कैसी बदले की बात है? नानी जी क्या कह रही थी तुझसे इस सिलसिले में? असल में तू खुद देख रही है कामिनी कि नानी जी के बारे में कोई सही बात नहीं की जा सकती। बड़ी अजीब सी हैं वो, कभी कभी ऐसी बातें कर देती हैं कि खुद मेरी समझ में भी नहीं आता। खैर, तू मुझे ये बता कि खन्ना महाराज से मुलाकात हुई तेरी? हाँ। क्या बातें की तूने? बस कुछ खास नहीं। अच्छा, तुम ये बताओ कि विक्रम खन्ना शादीशुदा हैं? अरे कैसी बातें करती है तू, शादीशुदा की बात कर रही है। कई बीवियां हैं उनकी जो यहीं इसी जगह रहती हैं। कई बीवियां? हाँ, कई। पार्वती है जो शायद सबसे पहली है, और भी कई हैं, ये तुझे आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम होगी। अच्छा, खुद खन्ना जी उनमें से किसी को चाहते हैं? रत्ना ने पूछा। अब वो दिया से अच्छी तरह शनासा हो गई थी। कामिनी बोली, उनकी बात ना कर, वो तो सुंदरता के पुजारी हैं। बस किसी की सुंदरता उनके मन को भा जाए तो वो दीवाने हो जाते हैं।
ताज्जुब की बात है। चल ठीक है छोड़, क्या रखा इन बातों में। कामिनी उससे बहुत सी बातें पूछती रही। जब वो चली गई तो रत्ना आराम करने के लिए लेट गई। उसे थोड़ी देर के बाद नींद आ गई थी। वो जागी तो गहरी रात छाई हुई थी, लेकिन कमरे की रोशनी जल रही थी। थोड़ी ही फासले पर शदावती एक दूसरी मसहरी पर पांव लटकाए बैठी रत्ना को देख रही थी। रत्ना को सब याद आ गया। उसने कहा, अरे श्रद्धा जी, नानी जी कहाँ चली गई थी आप? कामिनी कह रही थी कि आप दरवाजे से नहीं निकली। कामिनी कह रही थी? शदावती चौंक कर बोली। तो और क्या, उसे कैसे मालूम? शदावती ने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। रत्ना ने हंसकर उसे सारी बात बता दी। शदावती के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उसने कहा, ये कामिनी हमारी खोज में क्यों पड़ गई? नहीं, बस आई होगी किसी काम से, उसने हमारी बात सुन ली। शदावती के होंठों पर एक ख़ास मुस्कुराहट फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जहन में कोई ख़ास बात सोची हो और ये ख़ास बात किसी ख़ास इरादे की तरफ इशारा करती थी। रत्ना तो खैर एक हादसे के तहत खून आशाम बनी थी। उसकी मासूमियत अब भी दागदार नहीं हुई थी और शदावती ने उसे जिस तरह तरबियत दी थी, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मुस्तकबिल में रत्ना एक ख़तरनाक शख्सियत के तौर पर उभरेगी और उस वक्त नहीं कहा जा सकता कि वो क्या बन जाएगी। बहरहाल शदावती ने कामिनी के बारे में इस अंदाज से अपनी सोच का इजहार किया था। इसे ये एहसास होता था कि कोई गड़बड़ है। कामिनी के दिल में इस सिलसिले में कोई मंसूबा हो तो हो, लेकिन बज़ाहिर उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं उभरी थी जिससे श्रद्धा को खतरा होता। लेकिन शायद वो ख़तरनाक औरत जिसका अपना माजी तारीकी में गुम था, अपने तौर पर अपना हर पहलू मोहतात रखना चाहती थी। चनाचे उस वक्त जब कामिनी अपने काम में मसरूफ़ थी, श्रद्धा खुद उसके पास पहुंची। कामिनी तो पहचानती थी, उसने उसे रत्ना के साथ कई बार देखा था। बुज़ुर्ग औरत का एहराम कामिनी ने बहुत मोहब्बत से किया। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, कामिनी बिटिया, कोई ख़ास काम कर रही हो? नहीं नानी जी, कहिए क्या बात है? बेटा, थोड़ी देर के बाद रत्ना के पास पहुंच जाना। उसने कहा है कि कामिनी से कह देना नानी जी, रत्ना को उससे बहुत ज़रूरी काम है, वो किसी और काम से कहीं ना जाए। ठीक है नानी जी, कामिनी ने कहा। श्रद्धा के चले जाने के बाद उसने उन बातों पर गौर किया जो श्रद्धा रत्ना से कर रही थी। उसे ये भी याद आया कि उसके बाद नानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वो मासूम सी लड़की थी, उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। उधर श्रद्धा अपना और भी काम कर रही थी। उस पुरस्कार औरत ने रत्ना के पास बैठते हुए कहा, रत्ना क्या बात है, चेहरा कुछ पीला पीला हो रहा है, आंखों में कुछ हल्के भी पड़ रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ़ है तुम्हें? नहीं तो नानी जी, क्यों, क्या बात है? बस पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। एक बात कहूँ तुमसे? जी नानी जी। देखो, तुम्हारे शरीर को इंसानी खून की आदत पड़ गई है। अगर तुमने ज़रूरत पड़ने पर इस आदत से बचने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे पर झड़ियाँ पड़ जाएंगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, रंग पीला और मुटियाला हो जाएगा, हाथ पाँव की खाल भी लटक जाएगी और उसके बाद संसार में तुम्हें कोई पूछे तक नहीं। ये हुस्न, ये जवानी कायम रखने के लिए तुम्हें इंसानी खून की ज़रूरत होगी, क्या समझी? जी नानी जी, रत्ना बड़े दुख से बोली। और इसके लिए तुम्हें भूलना पड़ेगा कि कौन तुम्हारे पास है, कौन तुम्हारे साथ है। अब से थोड़ी देर के बाद कामिनी तुम्हारे पास आएगी और तुम अपना काम पूरा करोगी। कामिनी? रत्ना की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। हाँ, और ये भी सुन लो रत्ना कि इस संसार में मुझसे बड़ा तुम्हारा हमदर्द और कोई नहीं। अगर मेरी बात से हटी तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। चनाचे मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि कामिनी को वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठहरो, मैं तुम्हारे सुकून के लिए कोई चीज़ लाती हूँ। ये कहने के बाद बूढ़ी श्रद्धा बाहर निकल गई। रत्ना के दिल पर अजीब सी कैफियत गुजर रही थी। अभी पूरी तरह शैतानियत उस पर सवार नहीं हुई थी। मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे अभी दिल में जिंदा थे। कामिनी ही तो उसकी अकेली सुखी थी, किसी और से तो इतनी दोस्ती या जान पहचान भी नहीं हुई थी। रह गए बेचारे विक्रम खन्ना। सो सच्ची बात यह है कि रत्ना से उम्र में बहुत बड़े थे और रत्ना भी दुनिया की इस लज्जत से आशना नहीं हुई थी जिसके बाद इंसानी वजूद एक दूसरे से इस तरह हम आहंग हो जाते हैं कि अलहदगी का एहसास ही मिट जाता है। श्रद्धा ने उसे सोचने का मौका ज़्यादा नहीं दिया। एक गिलास में वो एक सियाल लेकर आई। रत्ना ने उसे देखा तो श्रद्धा बोली, क्या तुम इसे पीने से इनकार करोगी? नहीं नानी जी, मगर ये क्या है? पी लो, ये एक ऐसी दवा है जो इंसानों को परेशानियों से बचा लेती है और दिमाग की खराबी अगर इसे परेशान करती है
तो वो खराबी इस दवा से दूर हो जाती है। पियो, इसे मेरे सामने पियो। और रत्ना ने गिलास खाली कर दिया। बदमज़ा ख्याल उसके वजूद में आग लगाता हुआ उतरता गया। कुछ लम्हे तक वो मुंह की कड़वाहटों का शिकार रही। श्रद्धावती उसे मुस्कुराते हुए देखती रही और उसके बाद गिलास उठाकर बाहर निकल गई। रत्ना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। थोड़ी देर के बाद उसे अपनी आंखें बुझल महसूस हुईं। तबीयत में एक सरूर उभरता आ रहा था। बदन में हल्की हल्की कचावट पैदा हो गई थी और वो एक अजीब से एहसास का शिकार हो गई थी। उस वक्त कामिनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। फूली फूली सी, गोल मटोल सी, मोहनी शक्लो सूरत की कामिनी उसके पास पहुंची तो रत्ना ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा। बुलाया था रत्ना जी? हाँ कामिनी, आओ बैठो। काम निपटा लिए तुमने अपने सारे? हाँ, कामिनी ने जवाब दिया और चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे दरवाजे पर कोई हो, लेकिन अंदर नहीं आया था। बस हल्की सी आवाज़ थी जो असल में बाहर का दरवाज़ा बंद करने से पैदा हुई थी। श्रद्धा इस बात से तो गाफिल नहीं रह सकती थी। कामिनी को रास्ते से हटाना उसके लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो उन दोनों के मंसूबे सुन चुकी थी। औरत ज़ात थी, कहीं भी ज़ुबान खुल जाती तो विक्रम खन्ना होशियार हो जाता, और शायद श्रद्धा ये नहीं चाहती थी कि विक्रम खन्ना होशियार हो जाए। उसके मंसूबे का वाहिद ज़रिया रत्ना थी और रत्ना को आगे बढ़ाकर वो अपने सारे काम मुकम्मल करना चाहती थी। बेशक उसकी तरबियत में रत्ना भी बहुत ज़्यादा शातिर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी श्रद्धा उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी और ये भी जानती थी कि नौजवान लड़की किसी भी लम्हे बहक सकती है। बहुत सी हिफाजतें करना थी उसे रत्ना की, क्योंकि इन्हीं हिफाजतों में उसके मंसूबे की तकमील का राज छुपा हुआ था। कामिनी ने कहा, हाँ रत्ना, कहो क्या बात है? रत्ना उसे अजीब से अंदाज में देख रही थी। कामिनी मुस्कुरा दी और बोली, रत्ना जी, कितनी सुंदर हो तुम कि मन चाहता है कि तुम्हें अपने कलेजे में भर लिया जाए। कलेजा? रत्ना नशा आलूद लहजे में बोली और उसके मुंह में नमकीन लज्जत पैदा हो गई। कलेजा इंसानी जिस्म में खून का लोथड़ा होता है और कच्ची कलेजी में जो लज्जत होती है वो बदन के किसी और गोश्त में नहीं होती। खून का मरकज़ खून ही खून। और रत्ना की आंखों में खून की सुर्खी फैल गई। उसे हर चीज़ सुर्ख नज़र आने लगी। थोड़े फासले पर एक रोशनदान से बड़ी सी मक्खी अंदर दाखिल हुई। उसका हुजम तितली के बराबर था। इतनी बड़ी मक्खी का वजूद कहीं भी नज़र नहीं आ सकता था। मक्खी मसहरी के एक हिस्से पर बैठ गई। सिर्फ रत्ना ने उसे देखा। आंखें फाड़कर उसे गौर से देखा तो एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। मक्खी का पूरा जिस्म मक्खियों जैसा था, पर भी उसी की मानद थे, लेकिन चेहरा श्रद्धावती का था। श्रद्धावती ने आंख के इशारे से उसे कामिनी की गर्दन की तरफ मुतवज्जा किया और रत्ना ने नशा आलूद निगाहों से कामिनी की तरफ देखा। गर्दन की फूली हुई रग, उसमें दौड़ता हुआ सुर्ख खून और कलेजी का तज़किरा खुद कामिनी ने किया था। रत्ना मुस्कुराकर बोली, कामिनी, तुम मुझे अपने कलेजे में भर लेना चाहती हो? भगवान की सौगंध, औरत ज़ाद हूँ, लेकिन मन चाहता है कि तुम्हें अपने बाजुओं में बेच लूँ। कामिनी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तो आओ ना, अगर मन चाहता है तो फिर मन की बातों से इनकार क्यों करती हो? कामिनी हंसती हुई आगे बढ़ी और रत्ना के फैले हुए हाथ उसके बदन के गिर्द हल्का बनाने में कामयाब हो गए। कामिनी ने तो अपने तौर पर रत्ना को सीने से लगाना चाहा था, मगर रत्ना ने खुद उसे अपने बाजुओं में बेच लिया। कामिनी उसके सीने से लिपट गई। रत्ना का नरमो गदाज वजूद कामिनी के वजूद में जम हो गया, लेकिन इस तरह वो रत्ना का चेहरा नहीं देख सकती थी। रत्ना के चेहरे पर उस वक्त एक भयानक सुर्खी फैल चुकी थी। उसके दांत अजीब से अंदाज में बाहर निकल आए थे। आंखें वहशत ज़दा अंदाज में खुली हुई थीं। अकब से अगर कोई उसके चेहरे को देख लेता, जो कुछ लम्हात पहले बेमिसाल था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे को देखकर होशो हवास कायम रखना मुश्किल हो जाता। ये एक डायन का चेहरा था, ऐसे वामन का चेहरा था जो इंसानी खून का रसिया था। कामिनी तो उस वक्त बदहास हुई जब उसे अपनी गर्दन में एक तेज़ चुभन का एहसास हुआ। कामिनी ने गर्दन हटाकर उस चुभन के बारे में जानना चाहा तो रत्ना के हलक से एक बिल्ली जैसी गुराहट निकली और उसने बर्क रफ्तारी से कामिनी की गर्दन को अपने तेज़ दांतों में बेंच लिया। कामिनी के हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई थी, लेकिन रत्ना उस वक्त हर चीज़ से बेनियाज अपनी ज़िंदगी के सबसे अनोखे सरूर से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उसे कोई एहसास नहीं रह गया था। वो जदोजहद करती हुई कामिनी को काबू में किए हुए थी और उसके नोकीले दांत कामिनी की रगों में इतने गहरे गड़ चुके थे कि अब अगर कामिनी उन्हें हटाने की कोशिश करती
तो उसकी शार्क रत्ना के दांतों में फंसी हुई ऊपर तक आती। कामिनी भी तंदुरुस्त थी, शदीद जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन ये लम्हात ऐसे हुआ करते थे कि जब रत्ना के अंदर का शैतान पूरी ताकत से मसरूफ़ अमल होता था और शैतानी कुव्वत के सामने कामिनी तो क्या, बड़े बड़े से तवाना मर्द कुछ भी ना कर पाते थे। चंद ही लम्हों के बाद कामिनी बेसुध हो गई। रत्ना ने उसे नीचे गिरा लिया और गिराने के बाद वो पूरी तरह उस पर हावी हो गई। अब उसे याद नहीं था कि वो कौन है, माहौल क्या है, वो क्या कर रही है। बस वो मसरूफ़ अमल थी। गर्दन से खून पीने के बाद उसने बड़े इत्मीनान से अपने लंबे नाखूनों से कामिनी का सीना खोला और उसके बाद उसने किसी खूनखार गिद्ध की तरह कामिनी के बदन के अंदर के हिस्से बाहर निकाल लिए, ख़ास तौर पर कलेजी, सुर्ख कलेजी जिससे खून टपक रहा था। रत्ना का पुरसरूर जिस्म उस लज्जत आमेज चीज़ से सरशार होने लगा। दूर बैठी हुई मक्खी कुछ और करीब आ गई। वो इस दिलचस्प मंजर को बड़े गौर से देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से कामिनी के खुले हुए बदन के अंदर दाखिल हो गई। रत्ना ने मुस्कुराती निगाहों से उस मक्खी को देखा और मुस्कुरा दी। उस पर कैफो सरूर की कैफियत बेइंतहा छा गई थी। वो शकम सेर हो गई थी। उसका चेहरा एतदाल पर आता जा रहा था, लेकिन देखने वाला अगर रत्ना को देख लेता तो शायद अपनी आंखें ही फोड़ लेता। इस मंजर पर वो कभी यकीन ही नहीं कर सकता था। हसीन लड़की का शफाफ चेहरा जगह जगह से खून से अटा हुआ था। पेशानी, नाक, होंठ और दांत सब खून में डूबे हुए थे। खून के धब्बे उसके बकिया बदन पर भी पड़े हुए थे और कामिनी की लाश थोड़े ही फासले पर बेजान निगाहों से उस वक्त की गर्दिश को देख रही थी। अचानक ही वो मक्खी उसके पेट से बाहर निकली। वो भी खून में डूबी हुई थी। बाहर निकलकर उसने एक बनबनाहट के साथ फिजा में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रत्ना की आंखें बोझल होती जा रही थीं। कुछ ही लम्हों के बाद मक्खी ज़मीन पर बैठी और उठती ही चली गई। जब वो अपने असली वजूद में आई तो बूढ़ी खौफनाक चुड़ैल श्रद्धा सामने खड़ी थी और पुरतफक्कर निगाहों से कामिनी की लाश का जायज़ा ले रही थी। थोड़ी देर तक वो सोचती रही, फिर अपनी जगह से उठी और एक लम्हे के अंदर अंदर दोबारा मक्खी की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर वहाँ से उड़ती हुई एक रोशनदान से बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद वो दूर तक उड़ती चली गई। उसके बाद एक ऐसी जगह रुकी जहाँ उसकी हवेली का कबाड़खाना था। उस कबाड़खाने से उसने बड़ी बड़ी 2 बोरियां निकालीं और उन्हें लिए हुए इंसानी शक्ल में चलती हुई वहाँ से बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर रत्ना बेसुध सो रही थी। बूढ़ी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कामिनी की लाश को बोरियों में ठोंसा, उसके बाद बोरियों को ऊपर से बांध दिया। बज़ाहिर शरदा एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत थी, लेकिन जिस अंदाज में वो ये काम कर रही थी उसे देखकर कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो एक बूढ़ी कमज़ोर लागर औरत है। जवानों का सा अंदाज़ इख्तियार किया हुआ था उसने और बड़े इत्मीनान से अपने काम सरअंजाम देकर वो उससे फारिग हो गई थी। फिर उसने रत्ना की तरफ देखा, अपनी जगह से हटी, एक कपड़ा लाकर रत्ना का चेहरा पूरी तरह से साफ़ किया, खून के धब्बे उसके चेहरे से दूर किए और उन तमाम कामों से फरागत हासिल करके उसने बोरी में बंद लाश उठाई और वहाँ से चल पड़ी। उसने ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो बिल्कुल पुरसकून थे और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उन रास्तों से गुजरकर वो बाग के उकबी हिस्से में आई और यहाँ उसने लाश को एक तरफ बने हुए फूलों के झुंड में डाल दिया। इस काम से फारिग होकर वो मुस्कुराती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। बेचारी कामिनी, चाहे किसी भी तरह वो इस सिलसिले में किसी को बताती या ना बताती, लेकिन अपने एक बहुत छोटे से जुर्म का शिकार हो गई थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी डायन की छठी किस्त आपको पसंद आई होगी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पिछली 5 एपिसोड्स की डिस्क्रिप्शन का लिंक मौजूद है। आप वहां से पिछली 5 एपिसोड्स भी देख सकते हैं और मेरी पिछली तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक इस कहानी की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां से बाकी तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस कहानी की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।